हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग चर्चा चीन की उस पॉलिसी की करेंगे जिसके सहारे उसने दुनिया में अपनी अर्थव्यवस्था को अमेरिका के बाद दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था तो बनाया ही, साथ ही साथ उसने अपने पड़ोसी देशों की अर्थव्यवस्था को कोलैप्स किया, डैमेज किया। दरअसल इस नीति को अर्थशास्त्र की भाषा में बैगर थाई नेबर पॉलिसी अर्थात पड़ोसी देशों को भिखारी बनाने की नीति के नाम से भी जाना जाता है। ये नीति दरअसल कैसे काम करती है उस पे हम आज चर्चा करते हैं। देखिए, नो डाउट किसी भी कंट्री की इकॉनमी जब वो ग्रोथ करती है, उसकी जीडीपी ग्रोथ करती है, तो उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। लेकिन उसमें चाइना की जो जीडीपी जो ग्रो की और चाइना की अर्थव्यवस्था जो इतनी स्ट्रांग हो गई, उसके पीछे जो भी कारण रहे उनमें एक बड़ा कारण ये भी था कि उसने जो निर्यात की पॉलिसी जो अपनाई और पूरी दुनिया में लगभग आज आप देखिए तो वो हर देश को कुछ ना कुछ सामान जरूर बेचता है और मैक्सिमम कंट्री को तो वो बहुत सारे तरीके के सामान बेचता है। हर सेक्टर में वो सामान, उसके फार्मा सेक्टर के सामान है, उसके इलेक्ट्रिकल सामान है, उसके चाहे आप जिस क्षेत्र के सामान देख लिए, हर तरीके के सामान जो है वो टेक्नोलॉजी से जुड़े हुई चीज़ें भी लगातार बेच ही रहा है हर देश को। तो इस निर्यात के माध्यम से उसने न सिर्फ अपनी इकॉनमी स्ट्रांग की, अपने पड़ोसियों की इकॉनमी को उसने डैमेज किया। इसी नीति को हम आज समझेंगे इस वीडियो में। दरअसल 2005 में उसने अपने यहाँ अपनी मुद्रा का अवमूल्यन कर दिया। अवमूल्यन करने का मतलब क्या होता है? मुद्रा अवमूल्यन का मतलब होता है कि जब कोई कंट्री डॉलर की तुलना में या किसी दूसरे देश की मुद्रा की तुलना में अपने देश की मुद्रा का मूल्य गिरा दे। जैसे अगर अब हमारे कंट्री में मान लीजिए अगर $1 का मूल्य अगर हमारी मुद्रा का 70 रुपया है, तो अगर हमारी कंट्री मुद्रा का अवमूल्यन अपने यहाँ कर दे तो $1 का मूल्य अब 80 रुपया हो जाएगा। ठीक इसी नीति पे उसने पहली बार काम किया 2005 में। उसने क्या किया कि अपने यहाँ मुद्रा का अवमूल्यन किया। और जब भी कोई देश मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो उसका सीधा एक ही पर्पज होता है कि वह अपने निर्यात को बढ़ाना चाहता है। उसने अपने निर्यात को बढ़ाने के लिए अपने यहाँ मुद्रा का अवमूल्यन किया। अब उसे इसका बेनिफिट कैसे हुआ वो थोड़ा हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन में समझते हैं ध्यान से। जैसे ये चाइना है और ये इंडिया है। इन दोनों के द्वारा मैं कोई पर्टिकुलरली मान लीजिए मैं म्यांमार, इंडोनेशिया, कोई भी एक कंट्री हूँ और ये दोनों सामान मुझे बेच रहे हैं। चाइना भी किसी वस्तु को $1 में मुझे बेच रहा है और इंडिया भी उसी वस्तु को $1 में मुझे बेच रहा है। अब $1 में बेच रहा है, मैं $1 इसलिए बोल रहा हूँ कि जो भी विदेशों में व्यापार किए जाते हैं उसकी वो डॉलर में ही वो एक्सचेंज होते हैं। डॉलर एक्सचेंज होने का मतलब ये है कि डॉलर में ही किए जाते हैं, तो बेच रहे हैं। अब इसमें क्या है कि इंडोनेशिया दोनों देशों से व्यापार कर रहा है। चाइना ये चाहता था कि मैं निर्यात सिर्फ मैं करूँ, इंडिया का जो निर्यात है वो रुक जाए और सारा जो निर्यात है वो इंडोनेशिया मेरे ऊपर निर्भर हो जाए। तो उसने क्या किया कि जैसे मान लीजिए चीन का कोई भी ट्रेडर, एक्सपोर्टर अगर $1 में कोई वस्तु बेच रहा है और जब उसे $1 मिल रहा है तो वो लगभग 70 युआन के बराबर है। एग्जाम्पल के लिए तो 70 युआन उसे मिल रहे हैं $1 की वस्तु बेचने पे। उसने क्या किया कि जब ये काम करना शुरू किया तो उसने ये अवमूल्यन कर दिया। जब अपनी मुद्रा का अवमूल्यन कर दिया तो चीन के उसी ट्रेडर को जो $1 पे 70 युआन प्राप्त कर रहा था, अब उसकी मुद्रा का मूल्य गिरने की वजह से क्या हुआ कि अब उसके ट्रेडर को $1 की ही वस्तुएं निर्यात करने पे उसे 80 युआन मिलने लगे। एग्जाम्पल के लिए 10 रुपया बढ़ गया। इससे क्या हुआ कि चाइना की बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो कि इस तरफ आकर्षित होने लगी, क्योंकि इसमें मुनाफा बहुत ज़्यादा होने लगा। किसी भी प्रकार की वस्तु को आप उत्पादित कीजिए और उसका प्रोडक्शन करके आप दूसरे देशों को निर्यात कीजिए और इस तरफ जो है लोगों का रुझान जो है बढ़ने लगा और लोग बहुत तेज़ी से आकर्षित होने लगे। अब चाइना में जो गवर्नमेंट जॉब करने वाले हैं, एजुकेशन सेक्टर में हैं, फार्मा सेक्टर में हैं, किसी अन्य कंपनियों में वो छोटे मोटे जॉब कर रहे हैं, उन लोगों ने क्या किया कि वो सारी चीज़ों को छोड़ करके और ज़्यादा से ज़्यादा इस तरफ आकर्षित हुए और वो बड़े स्तर पे, मध्यम स्तर पे या MSME लेवल पे, छोटे ही स्तर पे, लेकिन उन लोगों ने उत्पादन को बढ़ावा देना शुरू कर दिया क्योंकि ये जो मुनाफा था ये बहुत बड़ा था। इस मुनाफे को प्राप्त करने के लिए इससे वहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत तेज़ी से हुआ और आज जो है दुनिया में, पूरी दुनिया में माने प्रोडक्शन हब बन गया है चाइना। हर तरीके के सामान वो पूरी दुनिया को बेच रहा है
और किसी भी कंट्री की इकोनॉमी के स्ट्रांग होने में ये सबसे बड़ा रोल निभाता है। जब आप कुछ सेल करेंगे तभी तो आप कुछ प्राप्त करेंगे, तभी आप गेन करेंगे। उसने इस नीति को अपनाते हुए ये काम किया। इससे क्या हुआ कि लोगों की जो बेरोजगारी थी वो भी उससे ख़त्म हुई उसके यहाँ, और लोग जो है पर कैपिटा इनकम भी वहाँ उनका जो है जन्म ज़्यादा होने लगा, उनकी इकोनॉमी ग्रोथ करने लगी, सभी लोगों के जेब में पैसे आने लगे। उसने धीरे धीरे अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने लगा। अब इससे क्या होता था कि इंडिया का भी इंडोनेशिया जो बीच की कंट्री है, इन दोनों देशों के द्वारा वो वस्तुएं बेची जा रही थी। तो इससे चाइना ने अपने आप को अवमूल्यन करके अपनी कंट्री को लाभ दे दिया, इकोनॉमिकली लाभ दिया। लेकिन अब उसने क्या सोचा कि मैं बढ़ूं, लेकिन इंडिया का जो निर्यात हो रहा है ये कम होने लगे, इसको डैमेज कर दूं, मैं कोलैप्स कर दूं। तो उसके लिए उसने क्या किया कि जो 70 रुपये का $1 प्राप्त होता था उन लोगों को, अवमूल्यन के बाद 80 रुपये होने लगा। लेकिन उसने क्या किया कि उसने ये अनाउंस कर दिया कि भाई अगर कोई भी कंट्री हमारी इस वस्तु को खरीदता है तो जो वस्तुएं मैं $1 में दे रहा हूँ उसका प्राइस मैं 10% घटा रहा हूँ। मतलब वह जो वस्तुएं $1 में बेच रहा था, अब उसको उसने $0.9 में बेचना शुरू कर दिया। अब क्या होगा, जब $0.9 में बेचेगा तो जाहिर सी बात है जब 10% आप रेट कम करके बेचेंगे तो आपका मुनाफा भी घटेगा। तो मुनाफा जो 80 रुपये का हो रहा था एक व्यापारी को, अब वो मुनाफा 10% घट गया, मतलब 8 रुपया कम हो गया। अब वो 72 रुपया, मतलब 72 युआन हो गया। अब इसमें क्या हुआ कि पहले $1 का मूल्य की वस्तु बेचने पे उनको 70 युआन मिलता था। बीच में जब उसने अवमूल्यन किया तो वो मुनाफा 80 रुपया हो गया। अब उसने क्या किया कि अब $1 की ही वस्तु को उसने $0.9 में जब बेचने लगा तो उसका मुनाफा घटा, तो 80 से 72 हुआ, लेकिन ये 70 की तुलना में तब भी 2 युआन अधिक है। 70 की तुलना में 2 युआन अभी भी अधिक है, तो मुनाफा उसका बना रहा। ठीक है। अब इससे क्या हुआ कि जिस भी कंट्री को वो जो चीज़ें निर्यात कर रहा था वस्तुएं, वो अब कंट्री क्या करेगी कि दूसरे कंट्री से जो भी वस्तुएं निर्यात कर रही थी उसको वो रोकेगी और चाइना से जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम वो और बढ़ा देगी। तो चाइना से उन देशों ने निर्यात और बढ़ा दिया। तो जब चाइना से निर्यात जब बहुत ज़्यादा वस्तुएं होने लगी तो इंडिया का जो वस्तु जो वहाँ निर्यात हो रहा था अब वो लगातार घटने लगा इसकी वजह से। तो इस तरीके से चाइना ने क्या किया कि अपनी इकोनॉमी को तो वो स्ट्रॉन्ग किया ही, साथ ही साथ वो अपने पड़ोसी देशों के इकोनॉमी को लगातार इस नीति को अपना करके वो बिल्कुल बुरी तरह से डैमेज करते गया। और आज भी देख लीजिए, इंडिया में चीज़ों को एक्सपोर्ट ज़्यादा नहीं किया जाता है, आज भी बहुत ज़्यादा हम चीज़ें इंपोर्ट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बात बता देता हूँ। अभी सिपरी की रिपोर्ट आई थी कुछ दिन पहले, उसमें ये बताया गया था कि दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश है भारत, दूसरे नंबर का, पहले नंबर का नहीं। वो तो दरअसल पहले आज से 7-8 साल पहले, 5 साल पहले इंडिया जो है दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश था, खरीदार। हम बेचते कुछ नहीं हैं, खरीदते सब हैं। अब रसिया और यूक्रेन की जो लड़ाई होने लगी तो इस वजह से यूक्रेन की रिक्वायरमेंट हथियारों की ज़्यादा बढ़ गई, जिसकी वजह से वो नंबर 1 पे आ गया है हथियार खरीदने में। नहीं तो हथियार खरीदने में ही भारत जो है नंबर 1 हुआ करता था। तो अब चाइना क्या कर रहा है, चाइना हथियार खरीदता नहीं, चाइना हथियार बेचता है। तो जब आप बेचेंगे तो आपको लाभ होगा, आप खरीदेंगे तो लाभ कैसे होगा। तो इस नीति को अपना करके चीन ने पूरी दुनिया में अपनी अर्थव्यवस्था को बेहतर किया और दुनिया की दूसरी अर्थव्यवस्था बनाने में अपने आप को वो बहुत बड़ा रोल निभाया उसने निर्यात के माध्यम से। अब देखिए, इसी के वजह से जब दुनिया में दूसरी अर्थव्यवस्था बना, अब उसने क्या किया है कि अब दुनिया के अन्य देश भी इसी रणनीति पे काम करना शुरू कर दिए हैं कि भाई अपना प्रोडक्शन बढ़ाइए, अपना निर्यात बढ़ाइए और अपने पड़ोसियों के जो निर्यात हो रहे हैं उनको कम कीजिए। तो इसे जो है हम पड़ोसी देशों को भिखारी बनाने वाली रणनीति एक तरीके से मोटा मोटा हम ये मान सकते हैं। अब देखिए, अब लगातार 2005 से लेकर के 2015, 17 या 18 तक चाइना की जीडीपी लगातार बढ़ती गई, लगातार निर्यात बढ़ते गए और आज स्थिति ये है कि दुनिया में दूसरी नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया। हालांकि फ़र्क बहुत ज़्यादा है अमेरिका में, और अमेरिका की इकोनॉमी अगर और जीडीपी देखें और चाइना की देखें तो इसमें फ़र्क बहुत ज़्यादा का है, लेकिन फिर भी दूसरे नंबर पे है चाइना, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अब उसने क्या किया, चाइना पूरी दुनिया को जब ये पता चल गया तो अब लगभग सारे देश जो है इसी स्ट्रेटेजी पे काम कर रहे हैं, केवल इंडिया को छोड़ करके। अब पता नहीं इनकी क्या पॉलिसी है, वो चाहे अब इनके जो भी इकोनॉमिस्ट हैं वो जाने। चाइना
कर ही रहा है, अमेरिका कर ही रहा है, रसिया कर ही रहा है, दुनिया का हर देश इस पे काम कर रहे हैं, केवल इंडिया को छोड़ करके। हाँ, अब ये ज़रूर है कि चाइना की इकॉनमी अब धीरे धीरे स्लो हो रही है, क्योंकि क्या है कि जो उसने अपनी मुद्रा का अवमूल्यन किया था, अब उसने अपने मुद्रा के अवमूल्यन को रोक दिया है। अब जैसे ही जब भी कोई कंट्री अपनी मुद्रा का अवमूल्यन रोकेगा, अवमूल्यन नहीं करेगा, तो उसके निर्यात प्रभावित होंगे। निर्यात प्रभावित होगा यानी कि आपकी जीडीपी गिरेगी। और लगातार अभी पिछले 4-5 सालों से देखिए तो लगातार पिछले 10 सालों की तुलना में चीन की जीडीपी धीरे धीरे गिर रही है। उसका ये सबसे बड़ा कारण है कि उसने अपने मुद्रा का जो अवमूल्यन किया था अब उसको रोक दिया है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।